नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने सोमवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। मेवाणी को सोमवार दोपहर को ही जमानत मिली थी। असम की बरपेटा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह नहीं बताया कि विधायक की गिरफ्तारी किस अपराध में हुई। असम पुलिस ने पहली बार मेवाणी को बीते गुरुवार की देर रात को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें असम लाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नीतियों के आलोचक जिग्नेश मेवाणी ने सोमवार को कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है और उनकी छवि को खराब करने के लिए ऐसा सोच समझकर किया जा रहा है। मेवाणी ने कहा कि पहले उन्होंने रोहित वेमुला के साथ ऐसा किया, फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ और अब वो मुझे निशाना बना रहे हैं। मेवाणी ने अपनी गिरफ्तारी को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बदले की राजनीति करार दिया है। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने राणा दंपति की याचिका को खारिज कर दिया। नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अर्जी दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। बता दें, महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद बवाल बढ़ गया था। शिवसैनिकों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। यह नहीं, तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया। मुंबई की एक अदालत ने राणा दंपति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थानों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने सोमवार को एक बेहद अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर मामले को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही केंद्र सरकार से मिलेगा और इस मुद्दे को सुलझाने पर बात करेगा। हालांकि बैठक में बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया और न ही मनसे नेता राज ठाकरे आए। बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने की। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा और कहा कि हिटलरशाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य में बीजेपी नेताओं की मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जब बीजेपी बीएमसी की पोल खोलने की कोशिश करती है तब तब उसके नेताओं पर हमले किए जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग सत्ता खोने के बाद चिंतित हो उठे हैं, वो परेशान हैं। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के आने के बाद से बिहार में अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। हालांकि अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इन अटकलों को खारिज किया है। तेजस्वी ने समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के आने को लेकर कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। बता दें, नीतीश कुमार भी इस प्रकार की अटकलों को खारिज कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज एक विधेयक पारित किया जो राज्य सरकार को यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नियुक्त करने की राज्यपाल की पावर को अपने हाथ में लेने में सक्षम बनाएगा। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी कानूनों में संशोधन के लिए कानून उस दिन पेश किया गया था जब राज्यपाल आर.एन. रवि ऊटी में राज्य, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इस कानून को लागू करने की जरूरत पर तर्क देते हुए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार की कुलपति नियुक्त करने की शक्ति की कमी उच्च शिक्षा को प्रभावित करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी तुलना की। गुजरात में भी सर्च कमेटी सिर्फ 3 नाम सुझाती है और गुजरात सरकार उनमें से एक को वीसी नियुक्त करती है। वहीं विपक्षी दलों एआईएडीएमके और बीजेपी ने विधेयक का विरोध किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो याचिका पर गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने पर विचार करेगा। बता दें, गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में फिर से कोर्ट खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की याचिकाओं पर दी। सीजेआई एन.वी. रमना ने कहा कि इसको छुट्टी के बाद देखते हैं, ये 5 जजों का मामला है, मुझे बेंच आदि का पुनर्गठन करना होगा। इस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े ने कहा, यह अनुच्छेद 370 का मामला है, परिसीमन भी चल रहा है। उन्होंने इस मामले को अगले सप्ताह ही पोस्ट करने का अनुरोध किया, जिस पर सीजेआई ने कहा कि वो देखेंगे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि कम से कम इस मामले को छुट्टियों के तुरंत बाद दर्ज करें, जिस पर सीजेआई ने कहा कि वो छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई करने पर विचार करेंगे।
दुनिया भर में 2021 में सैन्य खर्च पहली बार $2 ट्रिलियन से अधिक पहुंच गया है। ये जानकारी सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट में दी है। वर्ष 2021 में जिन 5 देशों ने सैन्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च किए हैं वो अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस हैं। सिप्री के मुताबिक इन 5 देशों का सैन्य क्षेत्र में खर्च पूरी दुनिया के खर्च का 62% था। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत का सैन्य खर्च $76.6 अरब था। 2020 के मुकाबले इसमें 0.9 की बढ़ोतरी की गई। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े खर्च करने वाले चीन ने 2021 में अपनी सेना को अनुमानित $293 बिलियन आवंटित किए, जो 2020 की तुलना में 4.7% की वृद्धि है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य खर्च की राशि $801 बिलियन थी, जो 2020 से 1.4% कम थी। इसके अलावा रूस ने 2021 में अपने सैन्य खर्च को 2.9% बढ़ाकर $65.9 अरब कर दिया था। इंडियन कोस्टल गार्ड और गुजरात ATS ने सोमवार को गुजरात के अरब सागर क्षेत्र में एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है, जिस पर 280 करोड़ रुपए की हेरोइन लदी थी। बोट से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डिफेंस प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों ने पाकिस्तानी नाव अल हज को रोक लिया और उसे पकड़ लिया। पाकिस्तानी बोट को भारतीय जल सीमा में पकड़ा गया। अधिकारियों को नाव पर 280 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली। बयान में कहा गया है कि नाव साथ ही इसके चालक दल के सदस्यों को आगे की जांच के लिए गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह लाया गया था। भारतीय तटरक्षक अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए 9 चालक दल के सदस्यों के बारे में माना जाता है कि वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिन्हें गुजरात तट से दूर जाखाऊ मछली पकड़ने के बंदरगाह के पास एक नाव से हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।